हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक छोटा सा पार्ट देखेंगे और वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में जानना और फिर उसी के थ्रू कुछ डेरिवेशन अपन करेंगे। लास्ट वीडियो लेक्चर में अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला देख लिया था, डेफिनेशन देख ली थी। तो वहां पर हमने देखा कि E इज इक्वल्स टू होता था F बाय Q। यदि मैं F की वैल्यू की बात करूं तो F की वैल्यू क्या होती है 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। यहां पर यदि मैं एक और चार्ज रख दूं भाई Q1, ये जो चार्ज है इसने उस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को महसूस किया, तो ये Q1 से Q1 कैंसिल हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। ये Q2 था तो मैंने इसको ऐसा लिख दिया। मतलब यदि आपको फोर्स पता लगाना है तो फॉर्मूला रहेगा Q1 Q2 बाय R स्क्वायर और सामने 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन यदि आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो जिसने उस इलेक्ट्रिक फील्ड को महसूस किया उसको अलग कर दीजिए, उस चार्ज को अलग कर दीजिए और सिर्फ एक चार्ज बस बचेगा और वो फॉर्मूला हो जाएगा आपका किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। अब यहां पर अपन क्या करते हैं, कुछ चार्ज डेंसिटीज जो है उसके बारे में देखेंगे और उसके थ्रू कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनी ये देखते हैं। तो यहां पर सबसे पहले अपन देखते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब ये लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है, तो हमने देखा था कि लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है जब चार्जेस किसी भी कंडक्टर में लेंथ वाइज डिस्ट्रीब्यूट किए जाएं। मतलब हम कह सकते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड एज लीनियर चार्ज डेंसिटी। यहां पर इसका फॉर्मूला होता था कि लैम्डा इक्वल्स टू डी क्यू बाय डी एल। ये इसका फॉर्मूला होता है, जहां पर dq जो है वो छोटा चार्ज है और dl क्या है, छोटी लेंथ है उस पर्टिकुलर कंडक्टर की। अब समझते हैं इससे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे पता लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे ये एक कंडक्टर है, ये एक कंडक्टर है, यहां पर ऐसे चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए। यहां पर एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ था, इस पॉइंट चार्ज ने क्या किया भाई, कुछ फोर्स को एक्सपीरियंस किया, क्योंकि यहां से क्या थी, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ रही थी। तो मैंने क्या किया, एक छोटा सा पार्ट लिया इसका, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस जो है उसको ले लिया मैंने r। ठीक है, तो यहां पर यदि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं, E की बात करूं, तो E क्या होगा, E का फॉर्मूला अब भी पढ़ा अपन ने 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, यहां पर छोटा चार्ज लेकर चल रहे हैं, छोटी लेंथ। तो छोटी चार्ज और छोटे लेंथ के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी छोटी होगी। मतलब DE इक्वल्स टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेगा। चार्ज क्या रहेगा, छोटा, क्योंकि अभी मैंने बोला कि भाई DQ है, छोटा चार्ज है, डिवाइड बाय डिस्टेंस क्या हो गई, R स्क्वायर। अब देखिए dq जो है उसकी वैल्यू मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन लेंथ की वैल्यू पता है और चार्ज डेंसिटी पता। तो यहां से dq की वैल्यू निकालूंगा मैं, तो dq की वैल्यू क्या आ जाएगी, लैम्डा इंटू dl। ये लैम्डा इंटू dl जो है यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो de इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा dl बाय r स्क्वायर। ये आ गया। लेकिन हमको क्या है, हमको छोटी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं चाहिए, हमको पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो d का इंटीग्रेशन E आ गया, इसका इज इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा मैंने बाहर लिख दिया, R स्क्वायर भी कांस्टेंट है बाहर लिख दिया, और इंटीग्रेशन हो जाएगा dl का। ये आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जब लीनियर चार्ज डेंसिटी आपको दी जाएगी।
जब लीनियर चार्ज डेंसिटी दी जाएगी तो ये होगा उसका फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। अब लीनियर चार्ज डेंसिटी के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने देखी। नेक्स्ट चार्ज डेंसिटी देखते हैं और दूसरी चार्ज डेंसिटी है सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब कि जब ऑब्जेक्ट के पर्टिकुलर एरिया में, ऊपर वाले एरिया में जब चार्जेस फैले हुए होते तो उसे कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। भाई सरफेस एक एरिया है, ठीक है, तो इसको मैं डिफाइन करूंगा चार्ज पर यूनिट एरिया। चार्ज पर यूनिट एरिया को अपन क्या कहेंगे? सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसको अपन डिनोट करते हैं सिग्मा से, तो सिग्मा इक्वल्स टू होगा dq बाय dA। ये हो गया भाई सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब क्या करना है, जैसे एक क्यूबॉइड है, ठीक है, क्यूबॉइड क्यूब ऐसा अपन लेकर चले और यहां पर ऐसे सरफेस पर बहुत सारे चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड थे, सिर्फ सरफेस पर भाई, अंदर तक नहीं गए, ठीक है। अब यहां कहीं एक चार्ज रख दिया गया, पॉइंट चार्ज Q, जिसकी डिस्टेंस यहां से दी गई थी कितनी? R, और इसके लिए मुझे निकालना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। तो इस सिचुएशन में फिर से मैंने बोला कि मैं छोटा सा एरिया लूंगा, छोटा सा एरिया लिया dA, छोटे से चार्ज थे यहां पर dQ, ऐसा लेकर चले। अब dE इक्वल्स टू, dE क्यों लिखा? क्योंकि छोटे चार्ज के कारण छोटी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। तो dE इक्वल्स टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट dQ बाय R स्क्वायर, ठीक है। अब बात यह है कि dQ की वैल्यू सपोज हमको नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन से dQ की वैल्यू निकालेंगे और dQ की वैल्यू आएगी सिग्मा इंटू dA। ये सिग्मा इंटू dA वैल्यू है, यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दी है, तो हो गया dE इक्वल्स टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, dQ की वैल्यू क्या है? सिग्मा इंटू dA डिवाइड बाय R स्क्वायर। लेकिन हमको क्या है, हमको तो पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए भाई, इतनी सी इलेक्ट्रिक फील्ड से काम नहीं चलेगा, आपको इस पूरे एरिया की चाहिए। तो पूरी एरिया की चाहिए मतलब अपन क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेट। dE का इंटीग्रेशन E इज इक्वल्स टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा जो है वो बाहर कांस्टेंट है और इंटीग्रेशन हो जाएगा dA का। अब देखिए मैं तो आपको विदाउट लिमिट इंटीग्रेशन से करवा रहा हूं भाई, यदि लिमिटेड इंटीग्रेशन दिया जाएगा तो यहां पर बस लिमिट लग जाएगी भाई 0 से 1, या फिर एरिया दे दिया जाएगा कि इतने से इतने एरिया में 5 से लेके 8 मीटर स्क्वायर तक के एरिया में, सेंटीमीटर स्क्वायर तक के एरिया में आपको निकालना है। तो कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ यहां पर इंटीग्रेशन की एक लिमिट आ जाएगी, इंटीग्रेशन की एक लिमिट आ जाएगी और आपका बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। ये था आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब नेक्स्ट चार्ज डेंसिटी के बारे में समझते हैं, और नेक्स्ट चार्ज डेंसिटी है आपकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या होता है भाई, जब चार्जेस जो हैं वो सरफेस के ऊपर नहीं, अब पूरी बॉडी में आ चुके हैं। जैसे देखते हैं, ये एक स्फीयर है, इस स्फीयर के ऊपर की तरफ चार्ज नहीं है, अंदर भर चुके हैं भाई। जो चार्जेस हैं वो अब इतने खतरनाक हो गए हैं कि वो कहां पहुंच गए हैं, अंदर, बिल्कुल इसके अंदर पहुंच चुके हैं। अब मुझे पता करना है कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। इस पर्टिकुलर स्फीयर के कारण एक चार्ज रखा, इस चार्ज को क्या नाम दिया, Q। यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस क्या लेकर चले, R, जैसा पहले करते थे। छोटी सी वॉल्यूम अपन लेकर चलेंगे और उस वॉल्यूम को क्या नाम दे दिया, dV। चार्जेस क्या हो गए यहां पर, वो भी छोटे, dQ। मतलब dE छोटी इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होगी 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट dQ बाय R स्क्वायर, ठीक है।
लेकिन वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी अभी लिखी नहीं है भाई। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होती है? तो हमने देखा था कि ये होती है रो इक्वल्स टू dq बाय dv। यहां से dq की वैल्यू निकालो और यहां पर रख दो जैसा पहले कर रहे थे। तो de इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, dq की वैल्यू क्या आ जाएगी? रो इंटू dv बाय आर स्क्वायर। अब क्या करना है? दोनों तरफ इंटीग्रेट। तो दोनों तरफ इंटीग्रेट किया, इसकी वैल्यू आ गई e इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, रो कांस्टेंट है बाहर आ गया, आर स्क्वायर और dv का इंटीग्रेशन। इस तरीके से आपको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के थ्रू मिल जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखिए सभी डेंसिटीज में आपको ऐसे ही करना है। सबसे पहले ये लिखा, फॉर्मूला यूज किया, छोटी इलेक्ट्रिक फील्ड छोटा चार्ज, चार्ज की वैल्यू रखे, दोनों तरफ इंटीग्रेट, आंसर आ गया। बस इतना ही करना है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए। तो ये था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जहां पर आप किसके थ्रू निकालते हैं? डेंसिटीज के थ्रू। अब हम क्या करेंगे? अब हम देखेंगे कि यहां पर इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, डेरिवेशन से बहुत काम आता है। नाम है इसका इलेक्ट्रिक डायपोल। देखिए इलेक्ट्रिक डायपोल का मतलब होता है अ सिस्टम हैविंग टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस। जब दो इक्वल और अपोजिट चार्ज सेपरेट किए जाते हैं बहुत छोटी डिस्टेंस से, तो उसे कह देते हैं अपन क्या? इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, समझते हैं। जैसे एक चार्ज मैंने लिया यहां पर, इस चार्ज का नाम दिया क्या? Q। दूसरा चार्ज मैंने यहां पर लिया, इसका भी नाम दिया Q, और इसको छोटे से डिस्टेंस से सेपरेट कर दिया 2L। तो क्या ये इलेक्ट्रिक डायपोल है? आपका आंसर होना चाहिए नहीं है सर। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने डेफिनेशन में बोला दो चार्ज तो रहेंगे, इक्वल भी रहेंगे, छोटा डिस्टेंस से भी सेपरेट किए जाएंगे, लेकिन अपोजिट होना जरूरी है। मतलब यदि एक प्लस क्यू चार्ज है तो दूसरा क्या होना चाहिए? माइनस क्यू चार्ज होना चाहिए। तभी जाके अपन कह सकते हैं कि हाँ भाई ये जो है ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल है। अ सिस्टम हैविंग टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय वेरी शॉर्ट डिस्टेंस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक डायपोल। अब यहां पर समझते हैं डायपोल मोमेंट क्या होता है। डायपोल मोमेंट आगे चल के भी अभी काम में आने वाला है। डायपोल मोमेंट का मतलब होता है कि प्रोडक्ट ऑफ वन चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस इन इलेक्ट्रिक डायपोल इज कॉल्ड डायपोल मोमेंट। मतलब आप एक चार्ज लें Q, दोनों में से कोई भी एक चार्ज ले सकते हैं, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम। तो वन चार्ज ले लिया और इसको मल्टीप्लाई कर दिया डिस्टेंस बिटवीन दी चार्जेस से। डिस्टेंस बिटवीन दी चार्जेस क्या लेकर चले? 2L। तो ये क्या हो गया? आपका डायपोल मोमेंट हो गया। डायपोल मोमेंट को अपन P से डिनोट करेंगे। ये आपका डायपोल मोमेंट। क्लियर हो गया होगा? इसका यूनिट क्या होता है ये भी देख लेते हैं, ऐसा यूनिट। फिर इसके बाद डायमेंशनल फॉर्मूला आप खुद ही डिराइव कर लीजिएगा। तो चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम। 2L, 2L मतलब क्या? एक लेंथ है और लेंथ का यूनिट होता है मीटर। मतलब कूलम मीटर जो है वो इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा। किसका? डायपोल मोमेंट का। अब ये तो था डायपोल मोमेंट के बारे में। हम अभी समझते हैं कि डायपोल्स के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। तो टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल्स के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी ये हमको अभी समझना है। तो यहां पर सबसे पहला पॉइंट रहता है एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन मतलब कि जब जो चार्ज है वो एक्चुअली में उस
लाइन पर रख दिया जाए जहां पर डायपोल के दो चार्जेस ज्वाइन हो रहे हैं। जैसे समझते हैं, ये दो चार्जेस थे डायपोल के, कौन कौन से, प्लस क्यू और माइनस क्यू। ये दो चार्जेस हैं किसके, डायपोल के। मैंने क्या किया, इन दोनों चार्जेस को जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसी लाइन पर मैंने क्या किया, एक चार्ज रख दिया कैपिटल क्यू। तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी ये मुझे पता करना है। ठीक है, यहां से सेंटर से अपन डिस्टेंस लेकर चले आर, दोनों चार्जेस के सेंटर से जो डिस्टेंस मैंने माना है वो आर है। नहीं लग रहा होगा बट आप ये एज्यूम कर लीजिए भाई है। फिजिक्स में ज्यादा से ज्यादा चीजें वो कुछ इमेजिनेशन के बेसिस पर वर्क करते हैं, तो ऐसा मैंने किया। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, इस चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता लगाना है। तो यहां पर सबसे पहले मैं क्या करूंगा, डायग्राम में डायरेक्शंस बना लूंगा। कैसे डायरेक्शंस बनाऊंगा, ये प्लस क्यू चार्ज है और ये भी प्लस क्यू चार्ज है। पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करता है, एक दूसरे को रिपेल करता है। बच्चे को पता है कि पॉजिटिव पॉजिटिव जो है वो रिपेल करता है। तो इस हिसाब से वो जो चार्ज है उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, ये E1 उस तरफ फेंकेगा। डायरेक्शन लिखना बहुत जरूरी है। ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है। नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट। मतलब ये किस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा, इस तरफ पास बुलाएगा। तो E2 का डायरेक्शन हो गया ये। अब मैं क्या करूंगा, E1 और E2 की वैल्यू निकालता हूं। तो E1 इक्वल्स टू क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला पढ़ा था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर। और Q क्या है, जिसने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई। तो ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। E1 वाली इलेक्ट्रिक फील्ड किसने बनाई, प्लस Q चार्ज ने, तो इसको लिख दिया Q डिवाइड बाय डिस्टेंस कितना है, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस निकालना है भाई। सेंटर से R है, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस 2L है, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस L है, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस L है। तो इस चार्ज से उस चार्ज तक का डिस्टेंस हो जाएगा R प्लस L। तो यहां पर लिख दिया R प्लस L का होल स्क्वायर। सिंपल है भाई, बहुत इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं, बहुत इजी है। अब इसके बाद E2 निकालते, तो E2 का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय, अब ये वाले चार्ज की डिस्टेंस यहां तक कितनी है, यहां तक की R है और यहां तक की L है। तो R माइनस L हो जाएगी डिस्टेंस, R माइनस L का होल स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे पता है कि दोनों जो हैं इलेक्ट्रिक फील्ड्स एक दूसरे के अपोजिट हैं। जब अपोजिट वेक्टर्स होते हैं तो बचपन में हमने सीखा था, बचपन मतलब कि 11th क्लास में हमने सीखा था कि दोनों वेक्टर्स को हम कर देते हैं सबट्रैक्ट। तो यहां पर भी ऐसे ही करना है। जो E होगा मतलब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, वो कैसे आएगी, जब मैं दोनों को कर दूंगा सबट्रैक्ट। मतलब E इक्वल्स टू E2 माइनस E1 होगा। अब E2 माइनस E1 है तो वैल्यू लिख लेते हैं। E2 की वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R माइनस L का होल स्क्वायर। बस इसको मुझे सॉल्व करना है और मुझे बहुत ही जल्दी आंसर मिल जाएगा। कैसे समझते हैं, जैसा मैं आपको बता रहा हूं वैसे ही सॉल्व करिएगा, बहुत इजीएस्ट मेथड है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन, Q दोनों जगह है कॉमन, तो मैंने लिख दिया Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अंदर क्या बचा आपका, अंदर बचता है आपका R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर, ये आपका बचेगा। ठीक है, अब सिंपली मुझे क्या करना है, सॉल्व करते जाना है। तो सॉल्व कैसे करेंगे देख लेते हैं। Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, भाई ये A प्लस बी A माइनस बी, फॉर्मूला हो गया
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये लिख दिया। इसको इस साइड लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL। इसको इस साइड लेकर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस 2RL, ये आ गया। ठीक है, ये कैंसिल, ये कैंसिल। अब यहां पर यदि मैं देखूं तो आंसर के फॉर्म में आएगा q/4πε0 माइनस माइनस प्लस हो गया तो 4RL डिवाइड बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ये आ गया। अब देखिए यहां पर इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 4RL को मैं लिख सकता हूं 2RL, 2QL या फिर 2RL। इसकी वैल्यू अभी थोड़ी पहले मैंने निकाली थी, यहां पर मैं बता दे रहा हूं। फॉर्मूला जो है वो आपका क्या आया, q/4πε0 ये आया था, साथ ही साथ मेरा आया था माइनस 4RL, तो इसको मैं लिख सकता हूं माइनस 2L इंटू 2R डिवाइड बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ये आया। अब देखिए ये जो चीज है ये इसकी वैल्यू क्या है, P। P मतलब डायपोल मोमेंट, तो यहां पर मैं P भी लिख सकता हूं, मतलब माइनस P 2R डिवाइड बाय 4πε0 और आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये मैं लिख सकता हूं। और ये जो माइनस साइन है इससे डरने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या बता रहा है, डायरेक्शन। यदि यहां पर पॉजिटिव आता है मतलब डायरेक्शन जो है वो हमारा क्या निकला है, उस तरफ। यदि नेगेटिव आया तो इस तरफ, डायरेक्शन बस बता रहा है ये, और कुछ भी नहीं। ये आ गया हमारा। अब मैंने बोल दिया कि यदि सपोज R जो है वो बहुत बहुत बड़ा है L से, तो इस L को अपन अलग कर सकते हैं, आर स्क्वायर इंटू स्क्वायर हो जाएगा r⁴, फिर यहां से यहां कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा माइनस P2R 4πε0। ये भाई L बहुत छोटा है, बहुत छोटा मतलब इसको नेग्लेक्ट कर दो, तो ये हो गया r⁴, एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ये था आपका किसके बारे में, एक्सियल पोजीशन के बारे में। एक्सियल पोजीशन मतलब जब मैं क्या कर रहा हूं, एक जो चार्ज इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे आजमानी है उसको मैंने उस लाइन पर रख दिया जहां पर इलेक्ट्रिक डायपोल की लाइन जा रही थी, उसी लाइन पर रख दिया। अब आप इसको पॉजिटिव ले लो चाहे इसको पॉजिटिव ले लो, उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। आंसर यही मिलेगा, इट कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव, इट डिपेंड्स ऑन योर डायरेक्शन, और ऐसा कुछ भी नहीं है। क्लियर? सो ये था आपकी पहली पोजीशन। अब दूसरी पोजीशन के बारे में डिस्कस करते हैं। दूसरी पोजीशन में क्या है समझते हैं थोड़ा। देखिए दूसरी पोजीशन में मैंने क्या किया, जो डायपोल्स हैं वहां पर लेकर चला हूं मैं इक्वेटोरियल पोजीशन। कौन सी पोजीशन है ये, नाम से पूछी जाती है भाई पेपर में, डेरिवेशन। इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन मतलब कि चार्जेस ऐसे रखे जाएं कि वो सब मिलकर एक्चुअली में एक ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक है, अब कैसे पॉसिबल है देख लेते हैं। जैसे दो चार्जेस रखे हुए, ये है वो दो चार्ज, एक है प्लस क्यू और एक है माइनस क्यू। इनके यहां कहीं इक्वेटोरियल पोजीशन पर, इक्वेटोरियल मतलब यहां से और यहां से दोनों से डिस्टेंस क्या है, सेम, तो इसलिए हमने नाम दिया इक्वेटोरियल। इक्यू मतलब सेम डिस्टेंस होगी और इक्वेटोरियल मतलब ट्रायंगल की फॉर्मेशन दे देंगे। ये आप इसकी जगह यहां पर भी रख सकते हैं।
लेकिन इस तरफ या इस तरफ नहीं जा सकता क्योंकि इससे फिर इक्वल डिस्टेंस नहीं रहेगी दोनों चार्जेस के बीच में। ठीक है, तो यहां पर मैंने रख दिया चार्ज Q। अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी? बच्चे को पता चल चुका है कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस रहेगी 2L। ठीक है, अब क्या करना है? यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस ये दी गई है हमको, हमेशा दी जाएगी R। ठीक है, यदि ये डिस्टेंस R है तो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस क्या होगी? यहां से लेके यहां तक की L है, तो ये क्या हो गया? राइट एंगल ट्राइंगल। तो यहां की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला। ऐसे ही यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये हो गया भाई आपका थोड़ा बहुत सोल्यूशन सॉल्व। अब मुझे इस चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता लगाना है, इस चार्ज पर। तो देखिए मैंने क्या बोला था, सबसे पहले डायग्राम में ही डायरेक्शंस बना लेंगे अपन। कैसे डायरेक्शंस बनाएंगे? ये प्लस क्यू है, ये भी प्लस क्यू है, तो ये उसको क्या करेगा? ये उसको करने क्या वाला है? रिपेल करने वाला है। तो रिपेल करेगा मतलब उसका डायरेक्शन क्या होगा? ये दूर भगाएगा। ठीक है, स्ट्रेट बना दो थोड़ा। अब ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज, ये E1 है, तो ये उसको क्या करेगा? अट्रैक्ट, मतलब इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा? ये E2। अब मुझे E1 और E2 निकालना है और दोनों को ऐड कर देना है, लेकिन इस बार दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं है, अपोजिट डायरेक्शन में नहीं है, तो वेक्टर एडिशन सम का यूज करेंगे। चलो E1 और E2 की वैल्यू निकालते हैं। E1 क्या हो जाएगा? चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन आर स्क्वायर। देख लेते हैं, तो इसको लिखेंगे 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी एग्जर्ट हो रही थी? ये वाले चार्ज की, तो लिख दिया Q डिवाइड बाय, दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है? आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट, और इसका अपन कर देंगे स्क्वायर। ठीक है, अब E2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, भाई ये है। ठीक है, यहां पर E2 लग रहा है और इस चार्ज के कारण, तो ये हो जाएगा Q बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। भाई जाहिर सी बात है, पावर पावर कैंसिल कर देना, इतना तो कर ही सकते हैं। तो E1 की वैल्यू हमारे पास आएगी, E1 की वैल्यू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ऐसे ही E2 की वैल्यू हो जाएगी 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। मतलब E इज इक्वल्स टू E1 प्लस E2, ऐसा कह सकते हैं अपन। E जो है वो बराबर है E1 के और E1 बराबर है E2 के, ऐसा कह सकते हैं अपन। अब देखो भाई, दोनों को ऐड करना है, ठीक है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन थोड़ा अलग है। मैं क्या करूंगा यहां पर भाई, ऐसे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना देता हूं। ये एंगल जो है इसको मैं लेकर चला थीटा। यदि ये थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा? थीटा होगा। यदि ये थीटा है तो ये एंगल भी थीटा। ठीक है, अब ये दोनों साइड्स बराबर थी, मतलब ये दोनों साइड्स और ये दोनों साइड्स दोनों बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, मतलब ये वाला एंगल भी क्या बन गया? थीटा। ठीक है, साम भाई सभी के सभी जो साइड्स हैं इन दोनों ट्राइंगल सेम है, मतलब ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, मतलब यहां पर भी एंगल क्या बनने वाला है? थीटा। अब क्या करना है, इसको अपन रिजॉल्व कर देते हैं। जो E1 E2 है उसको मैं रिजॉल्व कर देता हूं। कैसे रिजॉल्व करूंगा? देखिए E1 ऊपर की तरफ जा रहे हैं, यहां एंगल बन रहा है थीटा। रिजॉल्व करने पर दो कंपोनेंट मिलेंगे, ऊपर की तरफ जाएगा क्या? E साइन थीटा, इस तरफ क्या जाएगा? E cos थीटा, साइन थीटा cos थीटा। ठीक है, अब E2 है तो नीचे की तरफ क्या जाएगा? E साइन थीटा, उस तरफ क्या जाएगा? E cos थीटा। मतलब जो आपका E है वो बराबर होगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, और दोनों की वैल्यू क्या है? सेम। मतलब मैं इसको कह सकता हूं 2E
1 cos थीटा। भाई यहां पर इसकी जगह मैं लिख सकता हूं E1। देखो रिजॉल्व करना है, और रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर आपने पढ़ा था 11th स्टैंडर्ड में। फिर से बता दे रहा हूं, इसके दो कंपोनेंट बनाए, ऊपर की तरफ और एक इस साइड हॉरिजॉन्टल, इसके भी एक नीचे की तरफ और एक हॉरिजॉन्टल। ऊपर नीचे दोनों हो जाएंगे कैंसिल, बाजू वाले जो बचेंगे E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, दोनों को ऐड कर दिया, ऐसा कुछ आ गया। अब यहां पर क्या करना है, इसकी वैल्यू लेते हैं अपन। तो 2 इंटू E1 की वैल्यू क्या है, 1/4πε0 Q बाय R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये cos थीटा, ये है थीटा। cos थीटा की वैल्यू क्या होती है, cos थीटा की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस है L, हाइपोटेन्यूस है ये, तो इसको मैं लिख सकता हूं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, मतलब बेस हो गया आपका L, हाइपोटेन्यूस हो गया अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। देखो भाई दोनों टर्म सेम है, एक की पावर है 1 और एक की पावर है हाफ, तो अपन दोनों पावर्स को क्या कर सकते हैं, ऐड। तो करें कहां पर, यहां पर कर देते हैं। देखिए 2QL, 2QL की वैल्यू क्या होती है, P इज इक्वल टू, इसको लिख दूंगा मैं 4πε0, इन दोनों पावर्स को ऐड कर दूंगा तो मिल जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 1 प्लस 1/2, कितना होता है 3/2। यदि L बहुत बहुत छोटा हो गया तो L को अपन कर देंगे नेग्लेक्ट, और ये वैल्यू हो जाएगी P/4πε0 R स्क्वायर और 3/2, ये कैंसिल और R क्यूब हो जाएगा इसका आंसर। मतलब पूरा आंसर आ जाएगा P/4πε0 और यहां पर हो जाएगा R⁻3। ये आपका आंसर आ गया किसके लिए, इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए। इक्वेटोरियल पोजीशन मतलब कि जब चार्जेस जो है, जो दूसरा चार्ज है वो इलेक्ट्रिक डायपोल से बिल्कुल सेंटर पर रखा हुआ, सेंटर की लाइन पर रखा हुआ। ये देखो ये इलेक्ट्रिक डायपोल है, सेंटर वाला लाइन ये है, यहां पर रख दिया अपन ने परपेंडिकुलर बिल्कुल। ठीक है, आपको पेपर में डायरेक्टली इक्वेटोरियल पोजीशन दिया जाता है तो आप याद रखिएगा, क्योंकि आगे चल के भी आप ऐसी बहुत सारी इक्वेटोरियल पोजीशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। हमने इलेक्ट्रिक डायपोल समझ लिया, ये सब समझा। अब हम देखेंगे कि टॉर्क क्या होता है। टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल ड्यू टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या पढ़ना है अपन को, टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल, टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल ड्यू टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पढ़ना है अपन को। जैसे देखिए समझते हैं इसको, एक इलेक्ट्रिक फील्ड थी, ये वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ऐसे ऐसे जा रही थी। अब क्या हुआ, यहां पर दो चार्ज रखे अपन ने, एक ये चार्ज और एक ये चार्ज। ये दोनों क्या है भाई, क्या है ये, इलेक्ट्रिक डायपोल। दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी यदि इलेक्ट्रिक डायपोल है तो, दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी 2L। अब हमने क्या किया भाई, हॉरिजॉन्टल एक्सिस बनाया, यहां पर एंगल रख दिया थीटा, ये हो गया आपका क्या, यदि ये थीटा है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2L साइन थीटा। ठीक है भाई, साइन थीटा का फॉर्मूला यूज कर दो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हो जाएगी साइन थीटा इंटू 2L, ये आ गई वैल्यू। अब टॉर्क जिसको अपन टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखिएगा टॉर्क का फॉर्मूला होता था, क्या होता था फॉर्मूला, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क का जो फॉर्मूला होता था वो होता था फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स क्या है, तो हमें पता है कि F लिख दिया, ठीक है, F इंटू
परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी, देखो भाई ये आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जो एक फोर्स लगा रही है, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, ये देखो 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2l sin थीटा। मतलब टाउ इक्वल्स टू E इक्वल्स टू एफ बाई क्यू होता है, तो F की वैल्यू क्या हो जाएगी E इंटू क्यू इंटू 2l sin थीटा। ये आ गया भाई आंसर। अब यदि कोई पूछे कि बताइए मैक्सिमम टॉर्क क्या होगा, तो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। तो यदि मैं यहां पर 1 रख दूं तो टाउ इक्वल्स टू, या फिर मैं ऐसा कह सकता हूं टाउ मैक्स E इंटू क्यू इंटू 2l। ये आ गया आपका आंसर टाउ का। आप चाहें तो यहां पर E की वैल्यू लिख सकते हैं, क्या होती है E की वैल्यू, बच्चे को पता चल चुका है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर। डिस्टेंस आप यहां से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। वैसे आप ऐसे भी लिख देंगे तो भी आपको इसके बेसिस पर भी मार्क्स मिल जाएंगे। आज हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में, एक्सियल, इक्वेटोरियल पोजीशन और टॉर्क के बारे में समझा। यदि आपको ये सब समझ में आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यदि आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके लिख सकते हैं, उसी क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करा दूंगा। थैंक यू।